हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमावत स्टडी स्क्वायर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इस 5 का भी हमने पहला भाग है वो इससे पीछे वाली वीडियो में सोल्व कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम इसका 5वें का जो दूसरा भाग है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने आगे एक 6वां क्वेश्चन भी लिख रखा है, लेकिन ये हम इसके बाद में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5वें का जो दूसरा भाग है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे की आपको एक 3x4 कोटि की अवयव ए क्रिएट करके बतानी है, अर्थात उसकी रचना करनी है। तो वो रचना कैसे करेंगे, तो मैंने आपको इससे पीछे वीडियो में बताया था, और इसका पीछे वाला जो पार्ट था वो क्वेश्चन मैंने जब सोल्व किया था तब आपको बताया था कि आपको यदि ए नाम से एक अवयव क्रिएट करनी हो तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ, यानी कि 3 तो इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम है। क्लियर है। अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो एलिमेंट होगा उसको हम शॉर्ट में A11 बोलेंगे। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट होगा उसको A12 बोलेंगे। फिर पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो एलिमेंट होगा उसको A13 बोलेंगे। पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का जो एलिमेंट होगा उसको A14 बोलेंगे। इसी तरह से आप दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। इसी तरह से तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। ये हमें एलिमेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालने हैं। हम यहाँ पे 5वें के दूसरे पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर देता हूं कि मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो किस किस की वैल्यू चाहिए। A11, A12 इनकी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मुझे A11 की वैल्यू चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, फिर A14 चाहिए, फिर मुझे चाहिए A21, फिर A22, फिर A23, फिर A24। इसी तरह से A31 चाहिए, A32 चाहिए, फिर A33 चाहिए और फिर A34 चाहिए। ओके। अब देखो A11 की वैल्यू निकालने के लिए I और J की जगह पे आपको क्रमशः 1 और 1 लिखना है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो वैल्यू लिखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि रिजल्ट हो गया सर 1। फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 0। फिर सर 2 इंटू 1 माइनस के 3 यानी कि माइनस 1। कैसे हो रहा है सर, सिंपल सी बात। देखो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 में से आपके 3 चले गए तो माइनस का 1 बच गया। फिर 2 गुणा 1 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 2। ठीक है। इसी तरह से अब 2 गुणा 2 माइनस 1, 4 4 में से 1 गया तो 3। अब यहाँ पे 2 गुणा 2 माइनस 2 यानी कि 2। फिर 2 गुणा 2 माइनस 3। तो रिजल्ट सिंपल सी बात है। देखो कैलकुलेशन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 में से 3 चला गया तो 1 बच गया। आप सोच रहे हैं सर इसमें नहीं बताया। 2 दूनी 4, 4 में से 2 चले गए तो 2 बच गए। इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख देता हूं। अब देखो A24 निकालना है, इसका मतलब 2 इंटू 2 माइनस 4। अब देखो 2 में से 2 इंटू 2 4, 4 में से 4 गया तो 0। और इसी तरह से नेक्स्ट हम जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे कितना, यहां हम लिखेंगे सर, यहां पे लिख देंगे हम 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 1। तो 2 3 6, 6 में से 1 चला गया तो 5 बच गए सर। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 6 में से 2 चला गया तो सर 4 बच गए। इसी तरह से लिख देंगे सर 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। और इसी तरह से 2 इंटू कितना 3 माइनस के 4 यानी कि बच गया 6 में से 4 चला गया तो 2 बच गया आपके पास में। और ये जो वैल्यूज आपके पास में आई है वो आपको इसके सॉल्यूशन में यहां पे लिख देनी है। क्यों, क्योंकि हमने ये वैल्यूज किस किस की निकाले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जहां पे इस ऊपर वाली मैट्रिक्स में A11 लिख रखा है उसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं कितनी, 1। तो हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, दरअसल 1 पुट करने वाले हैं। तो पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू फिर 0, तीसरी वैल्यू -1 और फिर माइनस के 2। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखो ये A21 की वैल्यू आ रही है 3, फिर इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0। फिर इसके जस्ट बाद में हम लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 4, फिर 3 एंड 2। तो इस तरह से हमारे पास में 5वें का जो सेकंड पार्ट रह गया था वो हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसमें आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों से, यानी फॉलोइंग जो आपको इक्वेशंस दे रखी है इनसे आपको एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज कैलकुलेट कर करके बतानी है, जिसमें आपके पास में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। अब हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आप मैट्रिक्स को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा कि दोनों जो मैट्रिक्स है उनके बीच में सर इक्वल का साइन लगा रखा है। अब देखो, आप खुद समझदार हैं कि जब दो मैट्रिक्स है वो इक्वल होती है तो उसके लिए शर्त मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। शर्त क्या होती है कि उनकी जो ऑर्डर अर्थात कोटि होती है वो समान होनी चाहिए और संगत अवयव भी क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। तो मैं ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये लेता हूं। देखो, दोनों के बीच में कैसा साइन लगा रखा है, इक्वल का। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन इधर लिख रखे हैं 4, 3, फिर है x और 5। तो अब आप कहेंगे सर ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारे क्वेश्चन में y, z, 1 एंड 5 के इक्वल लिख रखी है। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप ये देख लें क्या ये दोनों जो है वो आव्यूहों की समानता, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आव्यूहों की समानता। और आव्यूहों की समानता से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट में, आप उसे देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आव्यूहों की समानता यानी कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लेना, क्लियर हो जाएगा। वैसे सिंपल सा यहां पे भी क्लियर कर देता हूं कि अवयव की समानता का मतलब होता है कि इनके जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। और दूसरी बात, इनका ऑर्डर कितना है, देखो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, 2 into 2 है सर, इसका भी 2 into 2 मतलब समान है। और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप यहां पे लिखेंगे संगत अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। समझ गए क्या बात को। अब संगत अवयव समान होते हैं तो अवयवों की समानता से आपको ये क्लियर हो गया है कि इसके कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उनको हम कहां रख सकते हैं, इक्वल में रख सकते हैं। तो देखो यहां से आप कंपैरिजन कीजिए कि यहां पे जहां पे 4 यूज हो रखा है वहां पे हम कितना लिख रखा है, इस पे y लिख रखा है। तो यहां पे आपको पता चल गया होगा डायरेक्टली कि y इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पे x है, सॉरी फिर 3 है, इस जगह पे यहां पे z है। तो आप यहां से पता कर चुके हैं कि z इज इक्वल टू 3, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आपने देखा x इसमें है, यहां पे इसमें 1 है, तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1। अब मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स कैसे देखते हैं। इसके फर्स्ट जो आपके पास में पंक्ति है और पहला जो स्तंभ है उसका एलिमेंट इसकी पहली वाली पंक्ति और पहले वाले स्तंभ का जो अवयव है उसके इक्वल होता है। दूसरी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव के बराबर होता है। फिर दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वह इसकी भी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होता है। फिर इसी तरह से इसकी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव के बराबर होते हैं। तो इसे कहते हैं संगत अवयव समान होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बिल्कुल कंपैरिजन करके अवयवों की समानता का गुणधर्म को यहाँ पे अप्लाई करके, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स को अप्लाई करके हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू मात्र और मात्र 1 मिनट में कैलकुलेट कर ली है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगा है। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास में क्या लिख रखा है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप हमें इसमें भी किसकी वैल्यू निकाल के बताइए, एक्स वाई जेड वगैरह जो है उनकी वैल्यू निकाल के हमें बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे लिखता हूं और ये सेकंड क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि x प्लस वाई, और यहाँ पे लिख रखा है हमारे पास में 2, यहाँ पे लिख रखा है 5 प्लस जेड और यहाँ पे लिख रखा है एक्स वाई। ये अपने पास में एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के, और आगे वाली मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वहां पे लिख रखा है 6, 2, फिर है यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 8। तो आप यहाँ पे एक बात तो कंफर्म कर लें, क्या दोनों का ऑर्डर समान है, इक्वल है? तो दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है सर। इसके बाद में क्या इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव समान है क्या? तो आपका जवाब होगा सर इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो अगर ये अवयवों की समानता के गुणधर्म का पालन करता है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स उसको यदि ये फॉलो करता है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो आप यहां से साफ देख सकते हैं कि सर देखो x प्लस अपना y है वो किसके इक्वल होगा, 6 के। ओके, ये आप देख पा रहे हैं कि 2 है वो ऑटोमेटिकली 2 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से आपने देखा
कि 5 प्लस जेड है वो किसके इक्वल है सर, 5 के है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने देखा कि ये एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, 8 के। देखो ध्यान से देखना, आपका जो एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो देखो इस कंडीशन को लेता हूं मैं सबसे पहले, तो आपने यहां पे देख लिया होगा कि 5 प्लस जेड 5 के इक्वल है, तो ये 5 जब उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना जरा, जेड इज इक्वल टू हो गया सर 5 माइनस 5, अर्थात आपको जो जेड की वैल्यू मिल रही है वो कितनी हो गई, 0, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो रिमेनिंग में अपने पास में 0 ही बचने वाला है। क्लियर है। अब देखिए अपना नेक्स्ट, यहां पे मेरे पास में दो कंडीशन बन गई, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक x वाई इक्वल टू 8। तो या तो मुझे यहां से x वगैरह की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी पड़ेगी, या फिर y वगैरह की वैल्यू एक से दूसरे में रख के अपन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने के लिए आप एक काम कर लो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, और यहां से y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, देखो मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूं। y इज इक्वल टू कितना हो गया बताना जरा, 6 तो ऑलरेडी इधर है ही, इधर हो गया माइनस एक्स, तो आपका रिजल्ट क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ये जो वैल्यू आपके पास में बनी है वो मैं इस y की जगह पे लाके सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, तो मेरे पास में रिजल्ट हो जाएगा x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आप कहेंगे सर ये हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हम फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फैक्टर करने से पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो यहां हो गई है एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर इधर चला गया, ये 6x भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6x, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में 8 और इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर इसके फैक्टर बहुत आसान है, तो फैक्टर कर देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आने वाला, देखो इन दो टर्म में से कॉमन लेना है और इन दो टर्म में से कॉमन लेना है, तो आपने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, x। तो आप जैसे x कॉमन लेंगे तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे x माइनस 4 बच गया, यहाँ पे सर माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी सर x माइनस का 4 ही बच रहा है। तो इस तरह से इसके फैक्टर करने पर आपके पास में दो फैक्टर हो गए, एक तो x माइनस 2, एक हो गया है x माइनस 4 और इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, मैं थोड़ी जगह के अभाव में इधर सोल्व कर देता हूं, तो आप कहेंगे कि सर एक तो आपके पास में x माइनस 2 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, तो फिर x इज इक्वल टू कितना होगा, 2। एक रिजल्ट आ गया, ध्यान देना, x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से आप कहेंगे सर x माइनस 4 भी 0 के इक्वल हो सकता है, तो रिजल्ट फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यहां तक यदि आपकी बातें सही है तो अब आपको y की वैल्यू भी चाहिए सर, x से काम नहीं चलेगा, z की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस x से निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर जब x बराबर कितना हो, 2, जब x बराबर 2 हो तब y बराबर कितनी वैल्यू मिल रही है, आप कह सकते हैं, इस लाइन को उठा देता हूं थोड़ा, तब आपके पास में y की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो जरा, y की वैल्यू मिलेगी 6 माइनस x है, तो y की वैल्यू के लिए क्या करना है, 6 माइनस x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं आप, 2, तो 6 में से 2 चले गए तो आपके पास में 6 में से 2 चला गया तो वैल्यू कितनी बच गई है, 4। और जब आप कहेंगे कि x बराबर कितना है, 4 है, x बराबर 4 हो तब y बराबर कितना हो गया बताना जरा, तो y बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि आपने x बराबर कितना ले रखा है, 4 ले रखा है, तो आप इस x जगह पे कितना लिख दीजिए, 4, तो 6 में से 4 चले गए तो कितने बच गए, 2। तो आपके पास में इस क्वेश्चन का जवाब आ चुका है कि x बराबर जब 2 होगा तो y बराबर तो 4 होगा, और जब x बराबर 4 होगा तो y बराबर 2 होगा, और एक वैल्यू में ऑलरेडी निकाल चुका हूं आपके लिए पहले ही कि z बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें x y z की जो वैल्यू चाहिए थी वो हम यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। अब अपने पास में बच गया थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट कैसे हल करेंगे, इसके लिए मैं बाकी पार्ट्स को रफ कर देता हूं और यहां पे हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो जरा थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, अपना जो थर्ड पार्ट है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आप एक मेरे को x y और z की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बताइए। ठीक है जी, x y z की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो x y z की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे देखो दोनों मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल। तो आप समझते हैं कि इक्वल जब मैट्रिक्स होती है, इक्वल जब मैट्रिक्स होती है तो उनके लिए आपको इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का पता होना जरूरी है। जी सर बिल्कुल, ये हमें पता होना जरूरी है। तो अब आप कहेंगे सर इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो देखो इनके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना जा रहा है, इसका ऑर्डर जा रहा है सर 3
इंटू 1, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1। कैसे लिखा सर ऑर्डर? अरे आप इसमें जो पंक्तियों की संख्या है उनको काउंट कर लीजिए और कॉलम की संख्या को काउंट कर लीजिए। तो इसमें पंक्तियां 3 बन रही है, कॉलम 1 बन रहा है। इस तरह से 3 पंक्ति इसमें बन रही है, देखो ऐसे 1 2 और 3, और कॉलम 1 है तो इसलिए 3 गुणा 1 3 गुणा 1। ये बात तो हमारे समझ में आ गई सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सर इनको इक्वल कैसे लिख रहे हैं? तो अपन यहाँ पे लिखते हैं बाई इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स में, यही पार्ट सोल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन बाई इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, या आप इस हिंदी में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं अवयवों की समानता से। तो अवयवों की समानता से आपको क्या पता चलता है? अवयवों की समानता से आपको यह पता चलता है कि इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इनके क्या कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, वो कैसे होते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी हिंदी में बात करें तो आप कह सकते हैं कि सर इनके संगत अवयव कैसे होते हैं? संगत अवयव समान या बराबर भी बोल सकते हैं, समान होते हैं। अब सर संगत अवयव बराबर कैसे होते हैं ये बताइए जरा। तो देखिए इसकी जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होगा। तो सर हमें यहां से ये पता चल गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड है ना, वो किसके बराबर है सर? 9 के। ओके, नो डाउट। फिर आप कहेंगे सर इसकी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो इसकी भी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होगा। यानी आप यूं कहना चाहते हैं कि x प्लस जेड ना वो किसके बराबर है? 5 के। और अब आप कहेंगे सर y प्लस जेड ना वो किसके बराबर आ चुका है? 7 के। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो सिंपल सी बात है कि आप कह रहे हैं कि y प्लस जेड का मान कितना है? देखो 7 है। तो इस पहले वाली कंडीशन में y प्लस जेड, यहां पे देखो जरा, मैं एक बार रख देता हूं, चलो अलग से रख देता हूं। पहली कंडीशन को मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब क्या हो रहा है देखना, आप कह रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से कि y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो y प्लस जेड इसमें है क्या? ये रहा। यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूं? 7 लिख देता हूं। बराबर कितना हो गया? 9। तो x बराबर कितना हो गया? 9 माइनस 7 यानी कि 2 हो गया सर, नो प्रॉब्लम। अब x की वैल्यू 2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे रिजल्ट में लिख सकते हैं कि x बराबर 2 मुझे प्राप्त हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा, अब आप कहेंगे सर हमें और वैल्यू चाहिए। तो देखो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो मेरे पास में कंडीशन वही है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 था, उसमें से y प्लस जेड की वैल्यू में 7 लिख चुका ऑलरेडी। तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये तो x और ये प्लस में z, इन दोनों को यदि एक साथ लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9, और x प्लस जेड की वैल्यू आपको पता है कितनी? 5 है। तो इन दोनों की जगह पे आप क्या लिख देंगे? 5, और प्लस के y बराबर कितना? 9। तो आपको पता चल गया कि y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, यानी y इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। क्लियर है सर? 2 वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें वैल्यू चाहिए z की। तो देखो z की वैल्यू निकालने के लिए 3 तरीके आपके पास में उपलब्ध है। या तो आप है ना y की और x की वैल्यू लाके इसमें रख दीजिए, कितनी जो भी वैल्यू आई है, y की आई है 4, x की वैल्यू आई है 2, तो ये हो गया कितना, इनका एड कितना हो गया 6 जब उधर जाएगा तो z की वैल्यू 9 बच जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका आप एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू लाके यहां लिख दीजिए, कितनी 2, तो 2 लिखेंगे तो 5 में से 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो z इक्वल टू 3 बच जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू को लाके इसमें रख सकते हैं, y की वैल्यू 4 ले जाके उसमें रखेंगे तो ये 7 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो आप इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में रख दीजिए। मैं आपके लिए यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन में रख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन ये है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और मेरे को x की वैल्यू 2 मिल चुकी है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होता है, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।